नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे अंधेरे और खौफनाक सफर पर निकलने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की हमारी ये चर्चा किसी आम राजा या योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास की उन ताकतों के बारे में है जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद सनसनीखेज विषय पर, जो क्वींस ऑफ डार्कनेस, द एविलेस्ट फीमेल रूलर्स इन हिस्ट्री, क्वींस ऑफ डार्कनेस, द इविलेस्ट फीमेल रूलर्स इन हिस्ट्री के काले पन्नों पर आधारित है। जब भी हम इतिहास में क्रूर शासकों का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में चंगेज खान, हिटलर या नीरो जैसे पुरुषों के नाम आते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब सत्ता का नशा, बदले की आग और मानसिक सनक किसी महिला शासक के सिर पर सवार हुई, तो उन्होंने ऐसे खौफनाक मंजर पैदा किए कि साया भी कांप जाए। इस वीडियो में हम किसी सूखी तारीख या किताबी फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस ह्यूमन टच और उस इंसानी मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो ये समझाएगा कि आखिर एक इंसान, एक माँ, एक रानी कैसे इतनी निर्दयी बन सकती है कि इतिहास उसे अंधेरे की रानी का नाम दे दे। सोचिए कि आपके पास असीमित ताकत हो, आपके एक इशारे पर हजारों गर्दनें काटी जा सकती हों, और आपके भीतर का डर या लालच इस कदर बढ़ जाए कि आपको इंसानी तड़प में आनंद आने लगे। इतिहास की इन रानियों की कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रूरता का कोई जेंडर नहीं होता। सत्ता जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तो वो इंसान के भीतर के सबसे भयानक राक्षस को बाहर खींच लाती है। इस सफर की शुरुआत हम एक ऐसी रानी से करेंगे जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती है। हंगरी की काउंटेस एलिजाबेथ पैथरी। उसे इतिहास की सबसे खतरनाक महिला सीरियल किलर और क्रूर शासक माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आलीशान महल में रहने वाली बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी महिला के भीतर ऐसा पागलपन आया कहां से? जब हम उसके जीवन के उस मानवीय पहलू को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बचपन से ही उसे हिंसा के माहौल में पाला गया था। उसने अपने आसपास सिर्फ सजाएं, खून खराबा और जागीरदारों का जुल्म देखा था, जिसने उसके मासूम दिमाग को हमेशा के लिए विकृत कर दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में जो सबसे खौफनाक सच इतिहास में दर्ज है, वो है उसकी बढ़ती उम्र और ढलती खूबसूरती का डर। हम सब इंसान हैं और हम सब बूढ़े होने से डरते हैं, लेकिन एलिजाबेथ का ये डर एक जानलेवा सनक में बदल गया। उसे लगने लगा कि अगर वो युवा लड़कियों के खून से नहाएगी, तो उसकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी। इस एक वहम के कारण उसने अपने महल को एक कसाईखाने में बदल दिया। आसपास के गांवों की गरीब, लाचार लड़कियों को महल में काम देने के बहाने बुलाया जाता था, और फिर उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिन्हें बयान करने में भी जुबान कांप जाए। उन्हें कड़कती ठंड में नग्न करके उन पर ठंडा पानी डाला जाता था, जब तक कि वे बर्फ न बन जाए या उनके शरीरों पर सुइयां चुभाई जाती थीं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान के भीतर का अहंकार और असुरक्षा अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो वो दूसरों के दर्द के प्रति पूरी तरह अंधा हो जाता है। एलिजाबेथ बाथरी ने सैकड़ों मासूम जिंदगियों को सिर्फ अपनी एक झूठी उम्मीद के लिए सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद हम रुख करते हैं रूस की एक ऐसी महारानी की तरफ, जिसकी कहानी सत्ता के लालच और अमानवीय क्रूरता का एक और काला अध्याय है। महारानी अन्ना इवानोवना, एम्प्रेस एना ऑफ रशिया। अन्ना जब रूस की गद्दी पर बैठी, तो वो कोई युवा या उत्साही शासक नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन, अपमान और गिल्ट झेला था। जब उसके हाथ में असीमित ताकत आई, तो उसने अपनी उस पुरानी हीन भावना का बदला पूरे साम्राज्य से लेना शुरू किया। उसे दूसरों को नीचा दिखाने और उनका मजाक उड़ाने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसकी क्रूरता शारीरिक कम और मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित करने वाली थी। उसने अपने ही महल के दरबारियों और कुलीनों को जोकर बनने पर मजबूर किया। इतिहास का सबसे कुख्यात किस्सा आइस पैलेस का है, जहां उसने कड़कती रूसी ठंड में जमी हुई नदी के ऊपर पूरी तरह बर्फ का एक महल बनवाया, और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए अपने एक दरबारी और उसकी नव विवाहित पत्नी को उस बर्फ के महल में बिना कपड़ों की रात बिताने की सजा दी। अगली सुबह वे दोनों बर्फ की मूर्ति बन चुके थे। रानियों की क्रूरता का ये पहलू हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अपमान का बदला इंसान को कितना क्रूर बना सकता है। अन्ना इवानोवना के भीतर की वो तड़पती हुई औरत, जो कभी अपनों के हाथों खिलौना बनी थी, जब शासक बनी तो उसने पूरी दुनिया को एक खिलौना समझ लिया। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि वो किसी भी हद तक जाकर किसी की भी गरिमा को कुचल सकती है। दोस्तों, इस किताब क्वींस ऑफ डार्कनेस की समरी के इस पहले हिस्से में हमने केवल उस अंधेरे की शुरुआत की है जो सत्ता के गलियारों में छुपा होता है। ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम उन रानियों की बात करेंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर, साम्राज्य के नाम पर और अपने बेटों के खून से अपनी गद्दी को सींचा। अपने भीतर एक पल के लिए झांकिए और सोचिए कि क्या इंसान वाकई हालात का गुलाम होता है, या ताकत मिलते ही उसका असली चेहरा बाहर आ जाता है। आइए इतिहास के इस खौफनाक और गहरे सफर में और आगे बढ़ें। यह भाग एक समाप्त हुआ। इतिहास के इस खौफनाक और काले गलियारे में अब हम एक ऐसे नाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे सुनकर आज भी ब्रिटेन और दुनिया का इतिहास कांप उठता है। दोस्तों,
क्वींस ऑफ डार्कनेस की इस गाथा का ये दूसरा भाग हमें 16वीं सदी के इंग्लैंड में ले जाता है, जहां एक रानी के हाथ में जब सत्ता की कमान आई तो उसने पूरे देश को खून के समंदर में डुबो दिया। इस रानी को इतिहास ब्लडी मैरी के नाम से जानता है, जिसका असली नाम क्वीन मैरी ट्यूडर क्वीन मैरी वन था। जब हम मैरी के नाम के आगे ब्लडी यानी खूनी लगा हुआ देखते हैं तो हमारे मन में एक भयानक राक्षस की छवि बनती है, लेकिन कार्ल जुंग के मनोविज्ञान और उस ह्यूमन टच के चश्मे से अगर हम इसके जीवन को देखें तो हमें एक बेहद टूटी हुई, अपमानित और तरसती हुई औरत दिखाई देती है, जिसके भीतर की नफरत ने उसे एक जल्लाद बना दिया था। मैरी का बचपन किसी बुरे सपने जैसा था। वो राजा हेनरी 8वें की बेटी थी। जब मैरी छोटी थी तो उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया और मैरी को नाजायज घोषित करके महल के एक कोने में फेंक दिया। उसे अपनी मां से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। वो सालों तक अपमान, अकेलेपन और डर के साए में जीती रही। उसके सामने उसके धर्म का मजाक उड़ाया गया। सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसके दिल में बचपन से सिर्फ नफरत, गिल्ट और बदले की भावना भरी गई हो, जब वो बड़ी होकर देश की रानी बनेगी तो वो क्या करेगी? मैरी के भीतर का वो जख्मी बच्चा बदला लेने के लिए बेताब था। जैसे ही वो गद्दी पर बैठी, उसने ठान लिया कि वो उन सभी लोगों को तबाह कर देगी जिन्होंने उसकी मां का और उसके धर्म का अपमान किया था। मैरी की क्रूरता का जो सबसे भयानक रूप सामने आया वो था धर्म के नाम पर इंसानों को जिंदा जलाना। उसने इंग्लैंड को वापस कैथोलिक देश बनाने की कसम खाई और जितने भी लोग इसके खिलाफ थे उन्हें काफिर घोषित कर दिया। मैरी ने कानून बनाया कि जो कोई भी उसके धार्मिक आदेश को नहीं मानेगा उसे बीच चौराहे पर खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि मैरी के 5 साल के छोटे से शासनकाल में लगभग 300 से ज्यादा मासूम पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि गर्भवती औरतों को भी जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। जब लोग दर्द से चीखते थे तो मैरी को लगता था कि उसकी मां की आत्मा को शांति मिल रही है और वो भगवान का काम कर रही है। ये इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब कोई इंसान अपनी क्रूरता को धर्म और भगवान का काम मान लेता है तो उसकी दया भावना पूरी तरह मर जाती है। अब इस काले सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं प्राचीन चीन के साम्राज्य की तरफ, जहां इतिहास की सबसे शातिर, चालाक और निर्दयी महिला शासक का उदय हुआ, महारानी वू जेटियन, एम्प्रेस वू जेटियन। वू जेटियन चीन के इतिहास की एकमात्र आधिकारिक महिला सम्राट थी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब सत्ता की भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो इंसान अपने सबसे पवित्र और करीबी रिश्तों का भी कत्ल करने से नहीं हिचकिचाता। वू जेटियन एक मामूली रखैल के रूप में महल में आई थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जानती थी कि इस पुरुषों की दुनिया में अगर उसे जिंदा रहना है और ऊपर पहुंचना है तो उसे अपने भीतर की हर कोमलता को मारना होगा। वू जेटियन ने गद्दी तक पहुंचने के लिए जो चाल चली वो मानवता के इतिहास पर एक बहुत बड़ा कलंक है। जब वो राजा की सबसे चहेती बनने की कोशिश कर रही थी तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त की जो मुख्य रानी थी वो वू जेटियन से नफरत करती थी। एक दिन जब मुख्य रानी उस छोटी बच्ची को देखकर कमरे से बाहर गई तो वू जेटियन ने अपने ही हाथों से अपनी उस नवजात मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला। और जब राजा कमरे में आया तो रोने का नाटक करते हुए सारा इल्जाम मुख्य रानी पर लगा दिया। राजा ने गुस्से में आकर मुख्य रानी को जेल में डाल दिया और वू जेटियन को अपनी पटरानी बना लिया। सोचिए, एक माँ जो सत्ता के एक छोटे से पायदान पर चढ़ने के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े की जान ले सकती है, उसके भीतर की औरत किस हद तक मर चुकी होगी। रानी बनने के बाद उसने अपने रास्ते में आने वाले हर दरबारी, हर मंत्री और यहाँ तक कि अपने सगे बेटों को भी जहर देकर या तो मार डाला या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इस भाग में हमने देखा कि चाहे वो इंग्लैंड की मैरी हो या चीन की वू जेटियन, इन अंधेरे की रानियों के भीतर की क्रूरता अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे अपमान का एक गहरा इतिहास, सत्ता को हथियाने की एक अंधी ललक और खुद को सुरक्षित रखने का एक जानलेवा डर था। जब ताकत ऐसे हाथों में आती है जो अंदर से पूरी तरह खोखले और जख्मी है तो वो पूरे साम्राज्य के लिए एक अभिशाप बन जाती है। क्या आप इन रानियों के भीतर छिपे उस खौफनाक मनोविज्ञान को समझ पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे इंसान अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपनों का ही खून बहा देता है? यह भाग 2 समाप्त हुआ। काले पन्ने को अब हम एक ऐसे साम्राज्य की तरफ मोड़ते हैं जहां क्रूरता और अय्याशी का एक ऐसा घालमेल देखने को मिलता है जिसे सुनकर आधुनिक दुनिया की समझ सुन्न पड़ जाती है। क्वींस ऑफ डार्कनेस की इस दास्तान के तीसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं प्राचीन रोम के उस आलीशान लेकिन साजिशों से भरे महल में, जहां एक ऐसी महारानी का जन्म हुआ जिसने अपनी उंगलियों के इशारे पर पूरे रोम साम्राज्य को नचाया। इसका नाम था वलेरिया मेसालिना, जो रोमन सम्राट क्लॉडियस की पत्नी थी। जब हम मेसालिना की कहानी को उस ह्यूमन टच और उसके अकेलेपन के चश्मे से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे एक युवा लड़की जिसे बहुत कम उम्र में एक बूढ़े और कमजोर सम्राट से ब्याह दिया गया था, उसने अपनी उपेक्षा और असुरक्षा का बदला लेने के लिए पूरे रोम को एक कसाई खाना और अय्याशी का अड्डा बना दिया।
मिसालिना के भीतर सत्ता का कोई राजनीतिक विजन नहीं था। उसके भीतर सिर्फ दो चीजें थीं, अपनी वासना को शांत करना और अपने रास्ते में आने वाले हर उस इंसान को मिटा देना जो उसकी खूबसूरती या उसकी ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दे। वो इतनी असुरक्षित थी कि अगर महल में किसी दूसरी कुलीन महिला की खूबसूरती की तारीफ हो जाती तो मिसालिना रातों रात उस महिला के खिलाफ झूठी साजिश रचती, उस पर राजद्रोह का इल्जाम लगाती और अपने पति सम्राट क्लॉडियस से कहकर उसे मौत के घाट उतरवा देती। इतिहास गवाह है कि उसने सिर्फ जलन और हीन भावना के कारण दर्जनों रोमन सेनेटरों और सेनापतियों को सूली पर चढ़वा दिया। उसका महल एक ऐसा जाल बन चुका था जहां पैर रखते ही इंसान को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ती थी। लेकिन मिसालिना का जो सबसे कुख्यात और हैरान कर देने वाला किस्सा इतिहास में दर्ज है, वो है उसकी एक वेश्या के साथ लगी वो अजीबोगरीब शर्त। हम सब इंसान अपनी मर्यादाओं में जीते हैं, लेकिन मिसालिना ने महारानी के पद की गरिमा को पूरी तरह मटियामेट कर दिया। उसने रोम की सबसे मशहूर वेश्या को चुनौती दी कि वो एक रात में उस वेश्या से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है। एक महारानी होकर वो रात के अंधेरे में महल से निकलकर वेश्यालय में जाकर बैठ गई और पूरी रात इस घिनौने खेल में लगी रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान के पास असीमित ताकत हो और उसके भीतर कोई नैतिक मूल्य या डर न बचा हो, तो वो अपनी आंतरिक खालीपन को भरने के लिए किस हद तक गिर सकता है। मिसालिना का अंत भी उतना ही खौफनाक हुआ। जब उसकी साजिशें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो उसी के पति के आदेश पर उसे महल के बगीचे में घेर कर सिपाहियों ने तलवारों से काट डाला। मौत के आखिरी पल में जब उसकी मां ने उससे कहा कि रो मत, अपनी जान की भीख मत मांगो, सम्मान से मरो, तब भी मिसालिना सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। इस काले सफर को अब हम एशिया के एक और बेहद रहस्यमयी और क्रूर साम्राज्य की तरफ ले जाते हैं, मशहूर मैडागास्कर साम्राज्य, जहां 19वीं सदी में एक ऐसी रानी ने राज किया जिसे इतिहास मैडागास्कर की कसाई, द मैड बुचर ऑफ मैडागास्कर कहता है। इसका असली नाम था रानी रानावालोना प्रथम, क्वीन रानावालोना आई। रानावालोना की कहानी सत्ता की रक्षा और बाहरी दुनिया के प्रति एक जानलेवा नफरत का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके पति की मौत हुई तो उसने महल के सभी दावेदारों, अपने सगे भाइयों और रिश्तेदारों को एक एक करके मार डाला ताकि गद्दी पर कोई और न बैठ सके। उसने 33 साल तक मैडागास्कर पर राज किया और इन 33 सालों में उसने अपने ही देश की आधी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। रानावालोना की क्रूरता का जो सबसे अमानवीय तरीका था, उसे कहा जाता था टैंगिना परीक्षण, टैंजिना ऑर्डियल। ये एक ऐसा न्याय का तरीका था जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। अगर रानी को किसी पर भी शक होता कि वह उसके खिलाफ साजिश रच रहा है या वो ईसाई धर्म को मान रहा है, तो उसे एक जहरीले पौधे टैंगेना के बीज खाने को दिए जाते थे। साथ ही उसे चिकन की त्वचा के 3 टुकड़े निगलने होते थे। अगर वह इंसान उन तीनों टुकड़ों की उल्टी कर देता तो उसे निर्दोष माना जाता था, लेकिन अगर वह जहर से मर जाता या टुकड़े अंदर ही रह जाते तो उसे दोषी मानकर उसके पूरे परिवार को गुलाम बना दिया जाता या मार दिया जाता। इस अंधी सनक के कारण रानावालोना ने अपने ही लाखों देशवासियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस भाग में हमने देखा कि चाहे रोम की मिसालिना हो या मैडागास्कर की रानावालोना, इन रानियों के भीतर का डर इस कदर हावी हो चुका था कि उन्हें अपने आसपास के हर इंसान में एक दुश्मन दिखाई देता था। जब इंसान का दिल पूरी तरह डर और असुरक्षा से भर जाता है तो वो खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने पर आमादा हो जाता है। इतिहास की ये रानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ खूबसूरत इमारतों और सुनहरे दौर का नाम नहीं है। इसमें उन मजलूमों की चीखें भी दफन है जिन्होंने इन अंधेरे की रानियों के जुल्म को सहा। क्या आप इस भयानक हकीकत को महसूस कर पा रहे हैं? यह भाग 3 समाप्त हुआ। इतिहास के इस खौफनाक सफर के चौथे अध्याय में अब हम उस साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके किस्से आज भी यूरोपीय लोक कथाओं में एक खूनी पहेली की तरह दर्ज हैं। दोस्तों, क्वींस ऑफ डार्कनेस की इस गाथा में अब हम रुक करते हैं 18वीं सदी के रूस के एक ऐसे रईस घराने की तरफ जिसने सत्ता और जागीरदारी के नशे में इंसानियत का सबसे घिनौना चेहरा दिखाया। इसका नाम था दारिया निकोलायेवना साल्टिकोवा, दरिया निकोलायेवना सल्टिकोवा, जिसे इतिहास साल्टिचिया के नाम से भी जानता है। यद्यपि वह देश की आधिकारिक महारानी नहीं थी, लेकिन वह रूस की एक बेहद शक्तिशाली, रईस और ऊंचे रसूख वाली कुलीन महिला थी जिसके पास अपनी जागीर में रहने वाले हजारों गरीब किसानों और गुलामों, सर्व्स की जिंदगी और मौत का पूरा हक था। जब हम इस औरत के जीवन को उस ह्यूमन टच और मनोविज्ञान की गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान के भीतर की धार्मिक सनक और मानसिक बीमारी मिलकर उसे एक बेरहम जल्लाद बना देती है। साल्टिकोवा की कहानी की शुरुआत तब हुई जब बहुत कम उम्र में उसके पति की मौत हो गई। वो अकेले एक विशाल महल और अकूत संपत्ति की मालकिन बन बैठी। वो रोज सुबह उठकर चर्च जाती थी, घंटों प्रार्थना करती थी, संतों को दान देती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने महल वापस लौटती थी, उसके भीतर का छुपा हुआ राक्षस जाग जाता था। वो इतनी सनकी थी कि अगर महल की कोई गरीब दासी फर्श को साफ करने में जरा सी भी गलती कर देती या कपड़ों को ठीक से नहीं धोती तो साल्टिकोवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वो खुद अपने हाथों में भारी लकड़ी के लठ, लोहे की छड़ें या खौलता हुआ पानी लेकर उन लाचार लड़कियों पर टूट पड़ती थी।
उसकी क्रूरता का जो सबसे भयानक पहलू इतिहास में दर्ज है वो था उसका युवा लड़कियों से नफरत करना। साल्टिकोवा को अपनी जागीर की किसी भी लड़की का मुस्कुराना, सजना संवरना या खुश रहना बर्दाश्त नहीं था। वो उन लड़कियों को तब तक पीटती थी जब तक कि उनकी हड्डियां न टूट जाएं। कई बार वह कड़कती रूसी ठंड में, जब तापमान -डिग्री में होता था, लड़कियों को नग्न करके महल के बगीचे में खड़ा कर देती थी और उन पर तब तक बर्फीला पानी डालती थी जब तक कि वे जमकर मर न जाएं। इतिहास गवाह है कि उसने अपनी इस मानसिक सनक के कारण लगभग 138 से ज्यादा मासूम और लाचार गुलामों की जान ले ली, जिनमें से अधिकतर युवा लड़कियां थीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब समाज का कानून अमीरों की कठपुतली बन जाता है और गरीबों को सिर्फ वस्तु समझ लिया जाता है, तो साल्टिकोवा जैसे लोग बिना किसी डर के इंसानों का शिकार करने लगते हैं। सालों तक रूस के प्रशासनिक अधिकारियों ने उसकी दौलत के आगे घुटने टेके रखे और उसके जुल्मों को दबाया, जब तक कि खुद रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने इस मामले में दखल नहीं दिया और उसे उम्र कैद की सजा देकर एक अंधेरे तहखाने में बंद नहीं करवा दिया। अब इस काले सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इतिहास के एक और बेहद शक्तिशाली लेकिन विवादित नाम की तरफ, फ्रांस की महारानी कैथरीन डी मेडिसी, कैथरीन डे मेडिची। कैथरीन 16वीं सदी में फ्रांस की राजनीति का वो सबसे बड़ा और शातिर दिमाग थी जिसने अपने बेटों को गद्दी पर बनाए रखने के लिए पूरे देश को मजहबी नफरत की आग में झोंक दिया। कैथरीन का जीवन बचपन से ही साजिशों, अनाथपन और अपमान के बीच बीता था। वो इटली के मशहूर मेडिसी घराने से थी, लेकिन फ्रांस के राजघराने में उसे हमेशा एक विदेशी के रूप में देखा गया और उसका तिरस्कार किया गया। जब उसके पति की मौत हुई और उसके छोटे बेटे राजा बने, तो कैथरीन ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वो जानती थी कि अगर उसे इस गद्दी को बचाना है तो उसे अपने विरोधियों को कुचलना होगा। कैथरीन डी मेडिसी की क्रूरता का जो सबसे खूनी और काला अध्याय इतिहास में दर्ज है, उसे सेंट बार्थोलोम्यू डे नरसंहार, सेंट बार्थोलोम्यूज डे मैसेकर कहा जाता है। फ्रांस उस वक्त दो धार्मिक गुटों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ह्यूगनॉट्स के बीच गृहयुद्ध से जूझ रहा था। कैथरीन ने शांति का नाटक रचते हुए अपनी बेटी की शादी एक प्रमुख प्रोटेस्टेंट नेता से तय की और देश के सभी बड़े प्रोटेस्टेंट अमीरों और योद्धाओं को पेरिस में जश्न के लिए आमंत्रित किया। लेकिन पर्दे के पीछे कैथरीन एक खूनी खेल का ताना बाना बुन रही थी। 24 अगस्त 1572 की उस काली रात को, जब पूरे पेरिस शहर में मेहमान सो रहे थे, कैथरीन के एक इशारे पर कैथोलिक सैनिकों और भड़की हुई भीड़ ने सोए हुए प्रोटेस्टेंटों पर हमला कर दिया। उस रात पेरिस की सड़कों पर खून की नदियां बह निकली। मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को घरों से खींच खींच कर कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशों को सीन नदी में फेंक दिया गया। ये नरसंहार सिर्फ पेरिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे फ्रांस में फैल गया और अगले कुछ हफ्तों में लगभग 30,000 से ज्यादा इंसानों को बेरहमी से मार डाला गया। इस भाग में हमने देखा कि चाहे वो साल्टिकोवा की व्यक्तिगत सनक हो या कैथरीन डी मेडिसी की राजनीतिक साजिश, इन अंधेरे की रानियों ने अपनी सत्ता और अपने डर को छुपाने के लिए इंसानी खून से होली खेलने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब इंसान के भीतर की करुणा पूरी तरह मर जाती है, तो वो हजारों मासूमों की चीखों के बीच भी अपने सिंहासन पर मुस्कुराकर बैठ सकता है। क्या आप इन ऐतिहासिक चरित्रों के भीतर छिपे उस खौफनाक और ठंडे मनोविज्ञान को महसूस कर पा रहे हैं? यह भाग 4 समाप्त हुआ। इतिहास के इस खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और काले सफर के अब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं। दोस्तों, क्वींस ऑफ डार्कनेस की ये गाथा हमें एक ऐसी कड़वी और गहरी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिसे स्वीकार करना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। 5000 शब्दों की इस ऐतिहासिक और मानसिक यात्रा का ये 5वां भाग उस अंतिम सबक के बारे में है जो हमें ये समझाता है कि आखिर क्यों इतिहास ने इन रानियों को अंधेरे का प्रतीक माना। ये भाग हमें सिखाता है कि जब इंसान के भीतर की करुणा मर जाती है, तो ताकत किस तरह एक विनाशकारी हथियार बन जाती है। यहाँ जो सबसे गहरा और मर्मस्पर्शी ह्यूमन टच है, वो ये समझना है कि ये रानियां कोई दूसरे ग्रह से आई हुई राक्षस नहीं थीं। वे हमारी और आपकी तरह ही हाड़ मांस की इंसान थीं, जो कभी मासूम बच्चियां थीं। लेकिन उनके जीवन के हालातों, उनके बचपन के अपमानों, महल की साजिशों और सबसे बढ़कर असीमित ताकत और डर के घातक मेल ने उनके भीतर के इंसान को पूरी तरह खोखला कर दिया। जब हंगरी की एलिजाबेथ बाथरी ने ढलती खूबसूरती के डर से लड़कियों का खून बहाया, या जब ब्रिटेन की ब्लडी मैरी ने बचपन के तिरस्कार का बदला लेने के लिए पूरे देश को आग में झोंक दिया, तो वो असल में उनके भीतर छिपी गहरी हीन भावना और असुरक्षा का ही एक डरावना रूप था। इस अंतिम भाग में टॉम होगार्ड या कार्ल जुंग के उस मनोवैज्ञानिक आईने को याद कीजिए जो हमें बताता है कि जब इंसान अपने भीतर के अंधेरे यानी अपनी परछाई, शैडो को नहीं संभाल पाता, तो वो बाहर की दुनिया को तबाह करने लगता है। इन रानियों के पास महलों की अकूत दौलत थी, हजारों सिपाही थे और पूरा साम्राज्य उनके कदमों में झुकता था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा खालीपन और अकेलापन था जिसे वे मासूमों की चीखों और खून से भी नहीं भर पाई। उनकी ये कहानियां हमें ये याद दिलाने के लिए है कि ताकत और ओहदा अगर बिना नैतिक मूल्यों, दया और करुणा के मिले, तो वो सिर्फ विनाश की कहानी लिखता है। दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ इतिहास की क्रूरता से रूबरू नहीं कराती, बल्कि ये हमारे आज के समाज को भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है
यह हमें सिखाती है कि चाहे वो जागीरदार साल्टिकोआ की निजी सनक हो या फ्रांस की कैथरीन डी मेडिसी की राजनीतिक साजिशें, जब भी कोई इंसान दूसरों को अपने से छोटा, कमजोर या सिर्फ एक वस्तु समझने लगता है, तो क्रूरता की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आज की दुनिया में भी जब हम नफरत, ईर्ष्या या बदले की भावना को अपने भीतर पालते हैं, तो हम अनजाने में उसी अंधेरे के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी के अंत में मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी और राहत की सांस लें। इतिहास के इन काले पन्नों से बाहर निकलिए और अपने आसपास की दुनिया में मौजूद प्रेम, करुणा और रोशनी को महसूस कीजिए। आपने आज इतिहास के उस सबसे खौफनाक पहलू को समझा है जिसे बहुत से लोग देखना भी नहीं चाहते। यह ज्ञान हमें सतर्क करता है कि हम कभी भी अपने भीतर की इंसानियत और दया को मरने न दें। उम्मीद है कि क्वींस ऑफ डार्कनेस की इस विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाली समरी ने